ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हालांकि क्लास 11th में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा था, एक दो डीपीपी भी आई थी इसके ऊपर स्पेशल, लेकिन हम ये मानते हुए कि भाई बच्चे को याद है कि नहीं है, नहीं है मान के चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें ये समझना होगा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों आई, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है, और किस तरीके से ग्रेजुअली इनका डेवलपमेंट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एक सिंबल जिसको हम आयोटा बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू आयोटा। आयोटा को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको समझते हैं पहले आयोटा क्या रहता है। देखो, अगर आप एक इक्वेशन सोल्व करते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां पर लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सेट ऑफ रियल नंबर्स में दिस इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन बिकॉज कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड कर दे और सम 0 हो जाए। तो इस प्रकार की इक्वेशंस को टैकल करने के लिए हमें एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसको हमने कैसे किया कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1 को ही आयटा बोलते हैं, ठीक है। तो सिंस आयटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 है, इसका मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया, आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस आयटा, और आई टू द पावर 4 जो है वो 1, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो आयटा की कोई भी वैल्यू अगर हमें कोई भी पावर फाइंड करनी है तो आयटा की पावर 4 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि आयटा की पावर 4n, आयटा टू द पावर 4n भी 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। यहां तक ओके है क्या भाई गुप्ता जी? मेरी आवाज ही नहीं आ रही है तुम लोगों को? तो आ रही है सर। ठीक है, मतलब कंफर्टेबल ना यहाँ तक। तो आई टू द पावर 4n 1 हो गया, तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है, आयटा टू द पावर 4n 1 है, आयटा टू द पावर 4n प्लस 1 इज सेम एज आयटा, क्योंकि इसे हम आई की पावर 4n इंटू आई लिख सकते हैं, तो आई की पावर 4n की वैल्यू 1 होगी, तो इसलिए आई रहेगा। आई टू द पावर 4n प्लस 2 अगर आया तो वो आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर मतलब -1, और आई टू द पावर 4n प्लस 3 विल बी सिंपली आई क्यूब, जो कि -i होता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना, जैसे कोई भी आपको आयटा की पावर में वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो जैसे आपसे पूछा कि भाई आई टू द पावर 2020 की वैल्यू बताओ, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 505 है, तो आई की पावर 4n हो गया यानी कि 1। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई आई की पावर 2021 इसकी वैल्यू बताओ,
तो I to the power 4 into 505 प्लस 1, यानी कि सीधा सीधा आयटा बन जाएगा ये। ऐसे ही जो है I to the power मान लो 33 पूछ लिया आपसे, या 35 ले लो चलो, तो आई क्यूब बन जाएगा ये, क्योंकि 4 से डिवाइड हो गया, 4 8 32, 32, आई क्यूब इज माइनस आयटा। तो इस तरीके से अगर आयटा की कोई भी पावर आपको निकालनी है तो आपको उससे 4 से डिवाइड करना है। जैन साहब ओके? यस सर। सेकंड पॉइंट जो नोट में आपको याद रखना चाहिए आयटा की प्रॉपर्टीज में, सम ऑफ एनी 4 consecutive integral powers of iota is 0, that is i to the power n, ये एक पावर हो गई तो कॉन्सिक्यूटिव लेनी है तो 4 कौन लगातार की लेंगे, i की पावर n प्लस 1, i to the power n प्लस 2, i to the power n प्लस 3, ये वैल्यू 0 होती है। और इसको हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल बेहद आसान है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आप देख सकते हो कि i टू द पावर n जो है वो कॉमन आ रहा है। कॉमन लिया तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, तो i टू द पावर n 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, 0। तो इससे निष्कर्ष ये भी निकला कि भाई अगर 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स का सम 0 होता है आयटा की, तो 8 का सम भी 0 होगा, 12 का सम भी 0 होगा, यानी कि 4 का मल्टीपल जब भी आयटा की पावर्स में रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कॉन्सिक्यूटिव पावर्स, तो उनका सम जो है वो 0 होगा। जैसे इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आईआईटी में पूछा गया 2007 में, एडवांस का ही क्वेश्चन है, सिग्मा के इक्वल टू 1 टू 13 आई टू द पावर के प्लस आई टू द पावर के प्लस 1 की वैल्यू बताओ। ट्राई करना, बताना, चलो ट्राई करो, और आंसर बताओ। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो ये ऐसा बने, जब आपने के की वैल्यू 1 ली तो आई प्लस आई स्क्वायर, एक ब्रैकेट, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, दूसरा ब्रैकेट, आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4, तीसरा ब्रैकेट, प्लस लास्ट में आई टू द पावर 13 प्लस आई टू द पावर 14। आई मतलब आयटा। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गलती से भी ये मत कर दे देखो ये आयटा है, दिस इज नॉट इक्वल टू आई कैप, समझ रहे, अभी अभी वेक्टर पढ़ के आए हैं, तो ऐसा नहीं कि गलती कर दो, ऐसे ऐसा मत करना, सिंबल यूज, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर मैं यहाँ से गिनूं तो यहाँ से आई स्क्वायर आई क्यूब से लेके आई की पावर 13 तक टोटल कॉन्सिक्यूटिव पावर्स हो गई ना 12 आयटा की, तो इनका सम 0 हो गया। इसी तरीके से आई की पावर 13 से लेके ये सेकंड टर्म आई की पावर 14 तक ये सम 0 हो गया, तो आपके पास बचा क्या, आई प्लस आई स्क्वायर, यानी कि आई माइनस 1, यही आंसर। क्लियर आयुष, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके,
तो आइटा के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग फॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट वी मीन बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर। A number of the form x plus iy, where x and y belongs to R, ये रियल नंबर्स होने चाहिए, and iota is equal to root of -1 is known as a complex number, is known as a complex number and is generally denoted by Z, that is Z is equal to x plus iy, I is equal to root of -1। तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में होगा x प्लस आई वाई की फॉर्म में, वो नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। हेयर x जो रहता है, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, और इसको जो है दैट इज x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z को आर ई जेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टैंडर्ड सिंबल है। एंड y इज कॉल्ड imaginary part of z, that is y equal to imaginary part of z के लिए i m ऐसे और z, ये सिंबल यूज करते हैं। बोलो जैन साहब, यहां तक कुछ पूछना है क्या? नो सर। ओके, इस बात का ध्यान रखना, y लिखा है मैंने केवल y इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, आई वाई नहीं। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट, इफ y इक्वल टू 0, दैट इज imaginary part of z is equal to 0, then z is equal to x is called purely real। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसको प्योरली रियल बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट, इफ x is equal to 0, that is real part of z is equal to 0, then z is equal to iy is called purely imaginary। is called purely imaginary। तीसरी बात, if x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यानी दोनों ही 0 हो गए, रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, देन z इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0 ऐसा बन गया, या सिंपली 0 लिख दो, एक ही बात है। इज बोथ, इज
both purely real as well as purely imaginary। ठीक है, ये नोट में हम ऐसा लिख सकते थे, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। ये नोट का फर्स्ट पॉइंट हो गया और इसमें ये 3 पार्ट आ गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। अब नोट में सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट, देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और एनी z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसे जो है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कोऑर्डिनेट्स लिखते थे। तो ये एक ही सिंबल है, यानी कि 2D में जो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, मतलब 2D, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स काम करते थे वो हर काम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी करेगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो जिस तरीके से हम 2D में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे और उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, लेकिन अब इनके नाम चेंज हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ये जो है ओरिजिन तो ओरिजिन ही है, लेकिन जो एक्स एक्सिस थी उसका नाम हो जाएगा रियल एक्सिस। इस पूरे चैप्टर में इसको रियल एक्सिस बोलेंगे, एक्स एक्सिस को। ये जो है वाई एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। जो पॉइंट आप ले रहे हो, जैसे आपने मान लो यही पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, ये सपोज करो यहाँ पर है पी एक्स कॉमा वाई, तो ये जो पॉइंट पी है इसको पॉइंट ना बोल के इसको बोलेंगे अफिक्स, ए डबल एफ आई एक्स, अफिक्स ऑफ पी इज एक्स कॉमा वाई। और ये भी लिख देते हैं अफिक्स ऑफ पी इज जेड। ठीक है, ये जो प्लेन है इस प्लेन का नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन, जैसे वहां पर कार्टेशियन प्लेन था, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको एक्स वाई एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन बनेगा उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन, इन तीनों में से कोई भी नाम यूज कॉल आ गया था भाई। तो अफिक्स का मीनिंग समझ में आ गया कि सबको, किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? सर ये आयुष, इमेजिनरी नंबर को मतलब कि दूसरे एक्सिस में क्यों डालने की जरूरत पड़ी? मतलब कुछ तो प्रूव होगा कि रियल एक्सिस में क्यों नहीं रख सकते? देखो आयटा जो है वो रूट ऑफ -1 है जिसका आउटपुट रियल नहीं होता। नेगेटिव नंबर्स के रियल रूट नहीं होते ना, तो इस लेकिन ऐसा एजम्पशन मानते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो होते होंगे और वो रियल होते नहीं है, तो इसका मतलब इमेजिनरी होते हैं। और इमेजिनरी क्वांटिटी की मल्टीप्लाई आप एक रियल क्वांटिटी के साथ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू इमेजिनरी हो गई। तो उसको रियल एक्सिस पे कैसे डाल सकते हैं? सर तो ऐसे जाके अगर जैसे आगे चलते गए, मतलब कि अब आगे जाके एक और ऐसे नंबर आ गया तो एक और एक्सिस आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहा तो। बिल्कुल, तो है ही ना, क्वांटम मैकेनिक्स जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे उसमें n डायमेंशन है।
हाँ वो टाइम वगैरह का भी आ जाता है डायमेंशन वगैरह। हाँ ठीक है, ओके हो गया यहाँ तक। यस सर। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो, जैसे आपने सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ा था, फिर आपने देखा कि भाई नेचुरल नंबर्स जो है दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू होल नंबर्स। फिर ये प्रॉपर सबसेट आए थे इंटीजर्स के यानी कि जेड के। फिर ये प्रॉपर सबसेट आया था क्यू का यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और सबसे बड़ा सेट जो आज से पहले तक हमने पढ़ा था वो तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन अब आपने पढ़ा है जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर उसका एक प्रॉपर सबसेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। क्यों? देखो, फॉर एनी, तिवारी जी इतनी जल्दी कैसे? हाँ भाई तिवारी जी। चलो पीसी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा मल्होत्रा साहब को भी लगा लो कॉल। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस आई इंटू जीरो, यानी कि हर एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इंप्लाई दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स with imaginary part 0. Every real number is a complex number. इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का चूंकि सबसेट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा हुआ। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू कैसे नहीं है? देखो 2 + 3 आइटम या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो, वो सी में तो बिलोंग करेगा बट आर में तो नहीं है। और सबसेट की डेफिनेशन तो यही थी ना, अगर एक सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है तो ए इज सबसेट ऑफ बी। बट अगर बी में एक भी एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है तो मतलब बी सुपर सेट हो गया। तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया कि सबको? निशांत यस सर। क्लियर एकदम, या कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट like in real numbers, like in real numbers, complex numbers has no order relations. Complex number system has no order relation. ऑर्डर रिलेशन से क्या मतलब होता है हमारा वो भी समझो। हैज नो ऑर्डर रिलेशन। देखो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं देन या तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, या तो एक्स लेस देन वाई होगा, या तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। इन तीनों में से कोई सा एक रिलेशन हमेशा होल्ड करता है दो रियल नंबर्स के बीच में। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी इसी को ऑर्डर रिलेशन भी बोलते हैं। ये रियल नंबर्स में हमेशा होता है बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रिलेशन दोनों ही नहीं होते, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। बट इफ Z1 Z2 belongs to C, then Z1 greater than Z2 or
Z1 is less than Z2 are meaningless unless imaginary part of Z1 equal to 0 and imaginary part of Z2 equal to 0। क्योंकि अगर इनके इमेजिनरी पार्ट्स 0 हो गए तो फिर तो ये रियल नंबर बन जाएगा, फिर तो इनमें कंपेयर हो ही जाएगा। बट अगर इनके रियल पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है तो ये मीनिंगलेस होता है, इसमें ऑर्डर रिलेशन नहीं होता। मतलब जैसे ऐसे लिख देना 2 + 3i इज लेस देन 5 + 2i और 3i इज ग्रेटर देन 5i आर मीनिंगलेस। सर ऐसा क्यों? मतलब कि कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? हाँ उसका रीजन समझो। देखो कॉम्प्लेक्स क्योंकि इनका कोई मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू नहीं होती ना एग्जैक्ट। देखो इनकी ये लोकेशंस होती हैं, जैसे हमने सर ऑर्डर पेयर में भी समझा था, ऑर्डर पेयर में भी समझी थी यही बात हमने। जैसे ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस हो। अब सपोज को 2 + 3i की मैं बात करूं तो 2 3 यहाँ पर ये अफिक्स आ गया, ये है 2, 3 ए पॉइंट है मान लो ये, और 5, 2 तो 5 यहाँ हो गया, 2 ये हो गया, सपोज करो ये बी है 5, 2। तो किसी भी दो पॉइंट का या वैल्यूज का कंपैरिजन तभी किया जा सकता है जब वो सेम एक ही स्केल पे मेजर किए गए हों। तो ये तो लोकेशंस को बताते हैं अलग अलग को। सर उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना उस पॉइंट का, नहीं मतलब मैग्नीट्यूड से ओरिजिन कंपेयर से। कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब तो फिर तो रियल नंबर ही हो गया ना। जब मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो रियल नंबर हो जाएगा, वो तो कंपेरेबल होता है। लेकिन एग्जैक्ट जो होता है ना, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। सर नहीं ठीक है समझ में आ रहा। देखो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगला पॉइंट वही था हालांकि कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और वो इसका मैग्नीट्यूड होगा पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओरिजिन से बी का डिस्टेंस कितना है वो दूसरे का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन जब वो मैग्नीट्यूड निकल गया तो वो रियल नंबर बन गया, वो कंपेयर कर सकते हैं। वो ये बताएगा हमें कि ओरिजिन से कौन सा पॉइंट ज्यादा दूरी पे है। ठीक है हाँ तो सर वही तो कंपैरिजन लेकिन हुआ ना, सुन तो ले मतलब मेरी कि। बात। हाँ लेकिन ओरिजिन से कौन सा पॉइंट ज्यादा दूरी पे है इसका मतलब ये पता लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि इनमें से कौन सा पॉइंट बड़ा है कौन सा छोटा है। क्योंकि हाँ हाँ तो ओरिजिन सर यहाँ फिर। पर जो है वो एक रियल स्पॉट नहीं है कि हमेशा इसी से मेजरमेंट होगा। सर तो ऐसा अगर कर हम सकते हैं कि मतलब कि हम्म, इमेजिनरी नंबर वाले जो मतलब जो आई के साथ है वो वाले नंबर को कंपेयर कर ले और नॉर्मल रियल नंबर को कंपेयर कर ले एक मतलब उसके नंबर को। लेकिन आयटा वाले कंपेयर नहीं होते ना, क्योंकि उनके बारे में हमें पता ही नहीं ना कि उनकी वैल्यू क्या है। आईटा की तो √(-1) है ना। हाँ लेकिन √(-1) क्या होता है, कितना होता है, पता है क्या हमें? और सर वो अगर हमें इसलिए वो तो पता अलग होता से तो एक्सेस बना ना। वो तो जो आयटा दिया है ना वो तो एक आयटा जो टर्म उठाया वो इमेजिनरी वैल्यू से उठाया, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं पता थी ना हमें। तो उसको एक एजम्पशन की तरह यूज करते हैं हम लोग। अगर हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होती तो फिर हमें आयटा को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। सर एग्जैक्ट वैल्यू रियल एक्सेस की उसमें टर्म में होगा ना, हाँ मतलब। बिल्कुल, एग्जैक्ट वैल्यू रियल एक्सिस की टर्म में हो सकती है। पर अभी तो इमेजिनरी एक्सेस भी आ गया है तो फिर कंपेयर तो कर सकते हैं। नाम ही देखो ना आयुष, इमेजिनरी एक्सिस, इट मींस इट डजंट एग्जिस्ट। सर ऐसे तो मैं कोई सा एक नंबर निकालूं और मैं लेकिन बट ऐसे ही स्टिल नाम हम रख जो है, दूंगा। हाँ ऐसा कोई सा भी नंबर निकालूं और मैं नाम रख दूं इमेजिनरी, तो ऐसा तो होगा नहीं नहीं कि नहीं, नाम नाम ऐसे रखने से नहीं होगा ना। हम्म, √(-1) एक इमेजिनरी वैल्यू होती है क्योंकि हम इसकी रियल वैल्यू के बारे में जानते नहीं है, इसलिए वो एक्सिस इंट्रोड्यूस की। हम ऐसे किसी को कैसे रख देंगे बताओ। अगर जैसे सर स्टार्टिंग में जैसे रियल एक्सेस नहीं आता, स्टार्टिंग ही अपन हाँ में से नंबर लाइन की √(-1) से होता है, मतलब कि पहले रियल एक्सेस पहले हाँ टाइम ऐसा अगर हमने निकाला शुरुआत से होता कभी अगर तो ये उल्टा हो ट्रेडिशनल जाता चला आता क्या? तो मान लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 तब मान लेते हैं। क्योंकि ये जो इनिशियली जो चीजें स्टार्ट की होंगी जिसने भी, हम्म, उसने तो सबसे पहले तो नंबर लाइन ही बनाई है ना। हम क्लास 5 से नंबर लाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो हम्म, नंबर लाइन बनाना, उनके ऊपर पॉइंट्स को लोकेट करना, वो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कैसे करते हैं। इवन आप लोगों ने उसका कंस्ट्रक्शन भी किया है।
लेकिन आयटा को आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ना किसी पॉइंट पे, कहां पर होगा आयटा। इवन आपने √2 √3 इनका भी कंस्ट्रक्शन किया नंबर लाइन पे, किया है कि नहीं किया है? किया है। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं सीखोगे कि आयटा का कंस्ट्रक्शन ये है, 2 आयटा का ये है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जिसको आप लोकेट ही नहीं कर सकते नंबर लाइन पे, इसका मतलब वो रियल नहीं है। तो जो रियल नहीं है उनको कंपेयर कैसे करेंगे? वो बात भी है कि नहीं? चलो, ये थर्ड पॉइंट था कि फोर्थ था? थर्ड थर्ड, फोर्थ था, फोर्थ। फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ जिस तरीके से एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी रियल नंबर्स में कि फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू R, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास केवल एक ही निष्कर्ष निकलता था। क्या था वो निष्कर्ष? कि भाई x1 भी 0 होगा और x2 भी 0 होगा। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं था अगर दो रियल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 है। बट फॉर z1, z2 belongs to C, z1 square plus z2 square equal to 0 does not imply that either z1 equal to 0 or z2 equal to 0. तो ये एक जो फोर्थ पॉइंट था ये भी आपको ये बता रहा था कि भाई रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ऑर्डर रिलेशन रियल नंबर में होता है, कॉम्प्लेक्स में नहीं होता। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर में आपको अंतर बताता है। जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसके ऊपर। सपोज z1 जो है वो 1 प्लस आई है और z2 जो है वो 1 माइनस आई है, वेयर i इज इक्वल टू √(-1). तो अब देखो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर। स्क्वायर वगैरह सब वैसे ही होते हैं उसमें जैसे रियल नंबर्स में होते हैं, बट आपको आई स्क्वायर जहां भी बनेगा वहां पर -1 यूज करना है। तो ये हो गया 1 प्लस 2 आयटा प्लस आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 आयटा प्लस आई स्क्वायर। 1 से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ भी 1 से आई स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और 2i से 2i भी कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के ये वैल्यू क्या आ गई? 0। वैल्यू 0 आ गई है। तो आप देख सकते हो कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर 0 आ गया, बट नीदर z1 इज 0 नॉट z2 इज 0। बोल भाई निशांत, ओके है कि नहीं ये बात भी? यस सर। ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। ये एक अंतर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में और रियल नंबर में। एक और देखो सिक्स्थ पॉइंट। फॉर एनी x बिलोंग्स टू R, mod x की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? mod x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 and minus x if x is less than 0. But for z belongs to C, mod z has different. mod z को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो ऑर्डर रिलेशन होता ही नहीं है। mod z has different meaning. mod z की डेफिनेशन क्या होती है? here mod z का सीधा सा मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन।
डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पर जेड है, पी पॉइंट ये जेड है, अफिक्स जो है पी का जेड है, इसका मतलब पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कोमा वाई है। क्यों 9:30 एक्स कोमा वाई नहीं, सॉरी रियल वाई, रियल इमेजिनरी। तो यहाँ पर इमेजिन जो मोड जेड का मतलब होता है उसका मीनिंग होता है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये x है ये y है, तो ये जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मोड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ये इसका मीनिंग है। अगर किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर एक जैसे ग्राफ है y इक्वल टू मॉड के अंदर x प्लस आई जेड, ये मॉड नॉर्मल वाला मॉड है ऊपर वाला, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ होगा ही नहीं इसका। क्यों सर? इसकी बात कर रहे हैं ना, मोड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। हाँ सर। तो इसका तो ये वही तो डिफरेंस है दोनों में। देखो मोड एक्स रियल नंबर में तो ये था, इसका ग्राफ थे, क्योंकि y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन थी, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में मोड जेड का मतलब होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बस। ग्राफ कैसे बनेगा रियल इसका, क्योंकि ये तो वैल्यू इमेजिनरी ले रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। सर जैसे जैसे मतलब कि जैसे नॉर्मल मान लीजिए x इक्वल टू सर्कल बनेगा। जेड सर्कल। सर जैसे अगर नॉर्मल है x y इक्वल टू मॉड के अंदर x प्लस जेड आई नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसा रहता है? देख कैसे, क्या बोल रहे हैं? y इक्वल टू मॉड के अंदर x प्लस जेड आई नहीं है। हाँ तो सर्कल बनेगा देख। सर्कल, हाँ। हम्म हाँ तो सर इसका भी तो ऐसे ही बनना चाहिए ना, आई क्या आई वाला बस जो एक जेड एक्सिस है उसे इमेजिनरी एक्सिस मान लेंगे। नहीं, मोड लेते सर वो वैल्यू रियल हो जाती है ना। मोड लेने का मतलब हो गया वैल्यू रियल हो गई, मैग्नीट्यूड। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये दी गई ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का मतलब भाई आपको उस जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो वैल्यू है ये भी रियल है और ये भी रियल है, इसलिए ये जो वैल्यू आ रही है ये सर्कल बन गया। सर्कल तो रियल ही होता ना। हाँ तो हाँ। स्क्वायर करते सारा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, विच इज ए सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर। ठीक है सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वे ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया आयटा का, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। अब बात आती है कि जैसे रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वलिटी, तो वही सब चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होती है। और जैसे वहां पर एलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स है, यहाँ पर अब आ गया अपना नेक्स्ट टॉपिक एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक बार थोड़ा सा नोटबुक से ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लेना इस चैप्टर के लिए। ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लोगे एक आध दिन में थोड़ा बहुत सारे फॉर्मूले, तो कंफर्टेबल रहोगे आगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने में। तो लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1, z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2 बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स। B3
complex numbers. Then बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, एक क्वेश्चन मेन में और एक एडवांस में तो पक्का ही है। देन फर्स्ट पॉइंट, Z1 इक्वल टू Z2, इसका सीधा सा मतलब हो गया X1 प्लस आई Y1 इज इक्वल टू X2 प्लस आई Y2। और इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑर्डर पेयर X1 Y1 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर X2 Y2। और ये बात आपको क्लास 11 से ही पता है कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो इसका मतलब X1 इज इक्वल टू X2 हो एंड Y1 इज इक्वल टू Y2। मतलब आउटपुट क्या निकला कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो, यानी कि रियल रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। एक बात ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके ऊपर हम, एग्जांपल इफ x माइनस 2 प्लस, ट्राई करके बताओ तुम लोग, है ना, मैं लिख देता हूँ। इफ 2 प्लस 3i इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 3iy, देन फाइंड x एंड y। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो इजीली आप पहचान लो, 2 जो है वो रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का और x माइनस वाई रियल पार्ट है राइट हैंड साइड का। तो x माइनस वाई की वैल्यू तो 2 होगी एंड 3y इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि x इज इक्वल, y की वैल्यू तो 1 आ गई, y 1 आ गया और y की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई। सर किस यही बेसिस पे आंसर। दोनों इमेजिनरी नंबर को इक्वल रख सकते हैं? मतलब कि आई एट लास्ट तो कंपेयर ही कर रहे हैं ना, और पहले ही बोल चुके कि कंपेयर नहीं कर सकते अपन। नहीं नहीं, इक्वल है, इक्वल तो हो सकते हैं ना, छोटे बड़े नहीं हो सकते। कंपेयर का मतलब छोटे बड़े, कंपैरिजन से मतलब है कि अभी तो देखो ऐसा हो रहा है, देखो सुनो, अभी हो क्या रहा है यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3i y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और 0 का मतलब 0 प्लस आई 0 है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होगी, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, और ये 0 है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होने का मतलब क्या है, उसका रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो इसका मतलब आप यहाँ से लिख रहे हो कि एक्स माइनस वाई माइनस 2 भी 0 है एंड y माइनस 1 भी 0 है। अभी समझे क्या? नहीं तो सर ऐसे तो वैसे उसमें भी लिख सकते हैं ना। किसमें लिख सकते हैं बता, मैं कैसे लिखेंगे? अगर जैसे मैं यहाँ पर इक्वल टू के बजाय ग्रेटर देन लगा दूं हाँ, या एक लेस देन लगा दूं, एग्जांपल, जो तुम, एक एग्जांपल देख नहीं, लीजिए। हाँ बताओ। 3i इज ग्रेटर देन 2i, जैसे मान लीजिए, अज्यूम हाँ कर चलो, लीजिए। 3i ग्रेटर देन 2i। हाँ तो तो 2i को 3i, सुनो तो सही, 3i इज ग्रेटर देन 2i इसे ले लिया, तो 3i माइनस आई माइनस 2i इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आप बोल रहे हो i इज ग्रेटर देन 0। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आपको तो i का पता है, i जो है रूट ऑफ माइनस 1 है और इसकी वैल्यू इमेजिनरी होती है, रियल तो बिल्कुल नहीं होती। तो जब रियल नहीं होती तो 0 से बड़ी है कि छोटी कैसे पता?
नहीं तो सर आखिर में जीरो भी तो आ रहा है, जैसे रियल एक्सेस को छोड़िए, सिर्फ इमेजिनरी एक्सेस को देखिए, तो उसमें तो समझ जीरो गया भी तो आ बात। रहा है। नहीं, उसमें जीरो आ रहा है, एग्री, क्योंकि वो हाँ तो ओरिजिन पॉइंट है, ये इसकी हाँ बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ। लेकिन जो सुनो ध्यान से, जब हम x प्लस आई वाई लेते हैं तो इस एक्सिस पे y को रिप्रेजेंट करते हैं, y को, आई वाई को नहीं। इसलिए इसको रियल बोला है, y को इमेजिनरी पार्ट बोला है, आई वाई को इमेजिनरी पार्ट नहीं बोला। डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझो। आई वाई इज नॉट द इमेजिनरी पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी कि y हैज टू लोकेट ऑन y एक्सिस ओनली, नॉट आई वाई। तो ये कहां पर आया? फिर सही है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 1। एक तुम लोग करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन इसी के ऊपर, अलजेब्रा जब पूछा ये। एग्जाम्पल 2, इफ x माइनस 2 प्लस y माइनस 3i अपॉन 1 प्लस i इज इक्वल टू 1 माइनस 3i, देन फाइंड x, y। ट्राई करोगे क्या? यस सर। करो। इसको पहले डिनोमिनेटर से आइटा को हटाना पड़ेगा, इसलिए 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो x माइनस 2 प्लस y माइनस 3i, सर और क्रॉस यहाँ पर हमने, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हैं, क्रॉस कर मल्टीप्लाई सकते नहीं। हैं, हाँ ऐसे भी तो कर सर सकते हो। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 1। बिल्कुल, इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 3i। तो इधर तो सही लिखा ही हुआ है, x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3i इज इक्वल टू 1 माइनस 3i प्लस आई, तो 1 माइनस का 2i बचेगा, और माइनस का 3i स्क्वायर हो गया था, तो प्लस 3 यानी कि 4। तो 4 माइनस 2i मल्टीप्लाई करने के बाद, तो कंपेयर करो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। सो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। तो एलजेब्रा में पहला पॉइंट था हमारा इक्वलिटी, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। सेकंड है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज माइनस जेड। सिंपल, जैसे ये तो रियल नंबर में भी यही था कि अगर एक नंबर दिया 2, उसका एडिटिव इनवर्स पूछे तो -2 होगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर जो उसमें ऐड करने के बाद 0 दे दे। तो जेड का एडिटिव इनवर्स जेड होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज 1 बाई जेड, प्रोवाइडेड जेड इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर जेड 0 होगा तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं यहीं पर, सपोज जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, तो
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? वन बाई जेड दैट इज इक्वल टू 1/2 + 3i। लेकिन हमेशा इस चैप्टर में आपको आंसर a + ib या x + iy की फॉर्म में छोड़ना है, तो इसमें आप 2 - 3i से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 - 3i अपॉन डिनोमिनेटर में ऐसा लिखा है a + b a - b, तो a² - b², लेकिन i² की वैल्यू -1 होती है, तो 2 - 3i अपॉन 13, क्योंकि 4 + 9 हो जाएगा, दैट इज 13। तो अलग अलग के बाई कर लो, सो 2/13 - 3/13i। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं? Z1 + Z2 यानी कि एडिशन। तो Z1 + Z2 इज सिंपली x1 + iy1 प्लस x2 + iy2। रियल रियल को ऐड कर दो और इमेजिनरी इमेजिनरी, तो x1 + x2 + i y1 + y2। ये तो ऐड करने का तरीका हो गया। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, x1 + x2 को x2 + x1 + i y2 + y1 दैट इज इक्वल टू x2 + iy2 प्लस x1 + iy1। इसका मतलब Z2 + Z1, Z2 + Z1 मतलब एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। सर ये जो लेकिन आई है, डिफरेंट है। तो ये जो आई है ये तो यूनिट वेक्टर की तरह काम कर रहा है ना, जैसे वेक्टर में था, जैसे आई हाँ, कैप जे मैग्नीट्यूड तो इसका 1 होता है, बिल्कुल। देखो 2D में वेक्टर यानी कि आई कैप जे कैप, ठीक है। 2D में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीनों जो है ना सगे भाई बहन है, बिल्कुल एक जैसे आइसोमॉर्फिज्म है। इनमें कुछ अंतर नहीं, सारे रिजल्ट लगते हैं सबके सब। इसलिए बहुत बार टीचर्स ऐसा बोल देते हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको 2D में कोऑर्डिनेट में चेंज कर लो और कोऑर्डिनेट से कर लो उस क्वेश्चन को, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दो। और हो भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे हो जाते हैं। Z1 - Z2, तो x1 + iy1 माइनस x2 + iy2। सो x1 - x2 + i y1 - y2, यानी कि सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी रियल माइनस रियल और इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी ही होगा। सिक्स्थ, मल्टीप्लीकेशन Z1 × Z2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल ऐसे ही होता है जैसे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई होता है, बट ध्यान ये देना है कि जहां भी i² बनेगा वहां पर -1 यूज करें आप। तो जैसे x1 + iy1 इंटू x2 + iy2, तो x1 x2 + i x1 y2 + i x2 y1 + i² y1 y2। लेकिन i² की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो ये और ये तो रियल पार्ट हो गए, तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस बाकी दो टर्म में i कॉमन ले लो, x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका हो गया। सेवंथ, डिवाइड कैसे करेंगे? Z1 अपॉन Z2, रूल सेम ही है, x1 + iy1 अपॉन x2 + iy2। लेकिन आंसर हमेशा x + iy की फॉर्म में छोड़ना होता है,
इसलिए यहाँ पर x2 माइनस आई वाई टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 प्लस y1 y2 हो जाएगा क्योंकि माइनस आई स्क्वायर बनेगा, प्लस आई x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, फिर अलग अलग के बाई कर देंगे, तो ये जो है हमारा z1 अपॉन z2 हो गया। यहाँ पर एक बात नोट में और लिख लेते हैं, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का प्रोडक्ट हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये डायरेक्ट यूज कर लिया करेंगे हम लोग। सेकेंड, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज आई एंड 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इज माइनस आई, ये भी डायरेक्ट यूज करेंगे, इजीली प्रूफ कर सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। रेशनल वो इसकी कंजुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई करके। कुछ पूछना है क्या किसी बच्चे को यहाँ तक? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ z इक्वल टू एक्स वाई belongs to C, then find Z satisfying Z square into 1 1 is equal to minus 1 7। ठीक है, ये क्वेश्चन करना, तो करो ट्राई। जेड स्क्वायर का मतलब क्या होगा? जेड का जो मतलब होगा एक्स प्लस आई वाई है, तो एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई, 1 का मतलब होगा 1 प्लस आईटा, माइनस 1 प्लस 7 आईटा, होल स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy ये आ जाएगा इंटू 1 प्लस आई इज इक्वल टू, ऐसा भी कर सकते हो इसको 1 प्लस आई को भी इधर ले जाओ, इसे सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान रहेगा। माइनस 1 प्लस 7i अपॉन 1 प्लस आई, तो 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 7i स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 7 बनेगा और 7i प्लस आई इज 8i अपॉन 1 प्लस 1 इज 2, तो 6 प्लस 8i अक्षत यस सर। मुझे होस्ट बना दो यार, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो तुम होस्ट हो गए हो।
तो क्या आ गया फाइनली आंसर सिंप्लीफाई करके? दो सेट आएंगे एक्स वाई की वैल्यू, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, टू वन ही आ रहा है बस खाली, -2 -8 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको, 2 1। तो z इज इक्वल टू 2 1।